गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है भाई? मेरे पास ही आ रही है। चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। गुड इवनिंग भाई। बिल्कुल बढ़िया, मस्त एकदम। बिल्कुल सही हूँ मैं, आप बताओ कैसे हो? हाँ, मॉल वगैरह खुल गए हैं दिल्ली में, वीआईपी मॉल सब खुल चुका है। हाँ भाई, आपको मुबारक हो। चलिए सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और आज शायद जैम की लास्ट क्लास हो सकती है, इसी के साथ एलिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा और आपका और हमारा सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। जो मेरे को पढ़ाना था वो मैंने सारा पढ़ा दिया अभी, ठीक है। तो आज अपनी लास्ट क्लास, जैम की लास्ट क्लास। हाँ भाई, नेट वालों, हम लोग जो आगे जो पढ़ेंगे वो आज के लेक्चर में मैं बता दूंगा, वहाँ से आप चले जाना, क्योंकि मेरे को वो वाला टॉपिक आपको डीप में पढ़ाना है। और वो वाला मेरे को, हाँ अलविदा नहीं कहेंगे, हाँ जो वो वाला टॉपिक मेरे को क्या करना है, डीप में पढ़ाना है, इसलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में उसके साथ कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट वालों के लिए थोड़ा सा पहले आज आप चले जाओगे 10-15 मिनट, और जैम वाले के बाद में भी, ठीक है। चलिए तो जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाइए, आज लास्ट क्लास है। देखो वाह आइए। हाँ हाँ बिल्कुल, डाउट सेशन में मिलते रहेंगे बस। करें स्टार्ट, क्या सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? सब लोग शायद कनेक्ट हो चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ तो शायद कुछ लोग आए नहीं अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिमिनेशन पढ़ रहे थे और इवन एलिमिनेशन की हम लोगों ने बात कर ली थी। हेलो एवरीवन, हाँ ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था? बिल्कुल हाँ ठीक है, इवन एलिमिनेशन की हम लोगों ने बात की थी। उससे पहले थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों ने ई टू का भी लिया था, ई टू की भी बातें हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है। आइए मैं आपको इवन थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इवन में हम लोगों ने क्या बोला था? अगर आपके पास में कोई भी सबस्ट्रेट है, जैसे वो 3 डिग्री रहा हो या वो 2 डिग्री रहा हो, उन कंडीशंस में अगर आपको जर्नली अल्कोहल यहाँ पे मिलता है, अगर उस अल्कोहल के ऊपर आप क्या डालते हो, एच पॉजिटिव डालते हो, तो एच पॉजिटिव के साथ में क्या आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मैकेनिज्म कैसी होगी। अगर उसके साथ में लगा हुआ ग्रुप जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, अगर वो आपका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे ब्रोमाइड जैसा, आयोडाइड जैसा, सीएल जैसा, तो उन कंडीशन में वहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो जाते हैं। और जब सब्सटीट्यूशन होंगे तो फिर वो कहलाएगा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन SN1, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो टर्सरी सबस्ट्रेट है और उसके बगल में आपने ऐसा रिएजेंट डाला है जैसे H2SO4, जैसे H3PO4, तो जो H पॉजिटिव के साथ में जो काउंटर पार्ट होगा ना, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा नहीं। और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा तो फिर सबस्ट्रेट को, कार्बोकेटाइन तो एक इंटरमीडिएट है, उसमें रहना नहीं चाहेगा, तो वो अपने अंदर चेंजेस करता है और वहां से एलिमिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे जर्नली जो एलिमिनेशन होते हैं उनमें हमेशा सेट जे प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि बाद में H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, और अगर H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है तो कोई भी सिस्टम होगा ना, वो ऑलवेज स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। और अगर ऑलवेज स्टेबिलिटी गेन, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहेगा तो फिर वो सेट जेफ बनाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा। इसको हम लोगों ने रिजियो सेलेक्टिविटी बोल दिया था और इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन कर लिए थे। जब हम लोग आगे बढ़े थे तो अगला केस हम लोगों ने देखा था कि इसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी, मतलब स्टीरियो की अगर बात की जाए तो इसमें आप सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना, और उस कार्बोकेटाइन को, वो जो कार्बोकेटाइन होगा ना वो एक्चुअली पी ऑर्बिटल रहा होगा। अगर पी ऑर्बिटल रहा होगा तो पी ऑर्बिटल का तो दोनों जो ऊपर लोब होगी वैसी लोब नीचे भी होगी, इसलिए उस केस में आपको
मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनानी पड़ती है। हाइड्रोजन को ऐसे प्लेस करना पड़ता है कि जो बचे हुए 4 ग्रुप्स है ना, उनके अंदर मिनिमम रिपल्शन हो। तो उसके लिए आपको हिंड्रेंसेस को चेक करना पड़ेगा, और हिंड्रेंसेस के बेसिस पे अगर मान लीजिए ऊपर से निकला है तो ऐसे बॉन्ड बना देंगे, नीचे से निकला है तो ऐसे बॉन्ड बना देंगे, बस साइड एनवायरनमेंट चेक कर लेना और आप क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड में उसे कन्वर्ट कर देंगे। ये हम लोगों ने SN1 की स्टीरियो के बारे में लास्ट टाइम पे बातें कर ली थी। शायद आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। क्या मैं आगे स्टार्ट करूं? ठीक है, आगे स्टार्ट कर ही लेते हैं। E1CB से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। E1CB मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, नमस्ते भाई। हाँ बिल्कुल आ गया है वो दिन। ठीक है, देखिए E1CB मैकेनिज्म की बात करते हैं। E1CB में जो अपने पास में एलिमिनेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, और जो ये C और B का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या मतलब, क्या कहना चाहता है E1CB एलिमिनेशन, आइए पूरी डिटेल में सीखते हैं। देखो E1CB एलिमिनेशन जो होता है ना, इसका जो ज्यादातर यूज होता है आपके पास में वो अल्डोल टाइप की रिएक्शंस में ही इसका यूज होता है, और कहीं पे इसका कोई खास रोल नहीं है। देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट गिवन है, कैसा सबस्ट्रेट, जैसे CH2 है, इस CH2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और इससे अगली पोजीशन के ऊपर CH2 और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ये लिविंग ग्रुप जो है ना, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, मतलब वो गुड लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, और वो कैसा हो सकता है, बैड लिविंग ग्रुप भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशनें हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E1CB में क्या होता है, यहाँ पे इस CH2 के पास में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकता है जनाब, क्या तो वो NO2 टाइप का हो सकता है, या फिर वो CHO टाइप का हो सकता है, या फिर वो कोई कीटोन हो सकता है, COR हो सकता है, या फिर वो एस्टर हो सकता है। ऐसा कोई भी ग्रुप हो सकता है आपके पास में। इसके अलावा जर्नली CF3 भी आपको गिवन हो सकता है। ये सारे के सारे जो लगा रहे हैं वो -M इफेक्ट लगा रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी सिस्टम आ सकता है जो बेहद स्ट्रॉन्ग क्या लगाता हो, -I। तो CF3 जैसा -I लगाने वाला ग्रुप भी इस पोजीशन के ऊपर हो सकता है। ठीक है, अब आपको अगर आपने ऐसे ग्रुप सेलेक्ट किए तो उसके बाद में आपके पास में कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी। देखिए इसके बारे में बात कर लेता हूं। यहाँ पे जो आपका लिविंग ग्रुप होगा ना, क्या तो वो आपका हाइड्रोजन रहा होगा, या फिर वो डिटीरियम, मतलब हाइड्रोजन के आइसोटॉप हो सकते हैं, डिटीरियम हो सकता है या ट्राइटियम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिविंग ग्रुप होगा ना, ये तो कहाँ लिख रहा हूं मैं भी, देखिएगा इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ना, इसकी पोजीशन के ऊपर मैं एक X ग्रुप कर लेता हूं। ये जो यहाँ से जो X ग्रुप निकलेगा ना, वो X ग्रुप आपके पास में क्या हो सकता है, X ग्रुप क्या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या डिटीरियम हो सकता है, या ट्राइटियम हो सकता है, या फिर यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप COO नेगेटिव भी हो सकता है। ये ग्रुप आपके पास में गिवन होंगे। जब आप ऐसे सबस्ट्रेट को किसी भी बेस के साथ ट्रीट करवाते हो, किसके साथ ट्रीट करवाओगे, बेस के साथ ट्रीट करवाओगे, वो बेस फर्जी भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वो आपका वीक बेस भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जी, वीक में क्या आएगा, वीक में आपका K2CO3 भी आ सकता है, और वीक में आपका पीरिडीन टाइप का बेस भी आ सकता है। खूब ये वाले भी आपके एलिमिनेशंस करवा देंगे। स्ट्रॉन्ग में आप LDA भी ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग में आप KH THF भी ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग में आप NaH THF भी ले सकते हो। ऐसे बेस आप सिलेक्ट कर सकते हो जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक रहे हो। कैसे रहे हो, नॉन न्यूक्लियोफिलिक रहे हो, जैसे TBUO नेगेटिव K पॉजिटिव भी आप ले सकते हो। अगर आपने ऐसी कंडीशनें अगर आपको कभी भी दिखाई दे जाए तो उनमें पहले कार्बन आयन जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, कार्बन आयन जनरेट होते हैं, और फिर लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। आइए मैं आपको समझाता हूं अगले पेज के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अल्फा पे लगा होगा तो फिर लिविंग ग्रुप पक्का किसके ऊपर होना चाहिए, बीटा पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। अगर गलती से आपका लिविंग ग्रुप जो हेलोजन टाइप का है, या फिर आपका
कोई भी OTS टाइप का है, अगर ऐसा कोई भी लिविंग ग्रुप अगर अल्फा पोजीशन पे आ जाएगा तो फिर ये ग्रुप तो जनाब SN2 करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बेस्ट सबस्टेट होते हैं किसके लिए? SN2 के लिए। तो E1CB के लिए जो भी आपका लिविंग ग्रुप होगा उसका बीटा पोजीशन पे होना जरूरी है। किस पोजीशन के ऊपर? बीटा पोजीशन के ऊपर होना जरूरी है भाई, ठीक है। आइए मैं अगले पेज के ऊपर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास में NO2 था, इसके बगल में आपने CH2 चिपका दिया है, फिर से आपके पास में CH2 था और इस पोजीशन के ऊपर मान लीजिए कि आपने OH को लगा दिया है या OR को लगा दिया है 1 मिनट के लिए। अगर आपके पास में ऐसा कोई भी सबस्ट्रेट रहा हो, या फिर आप यहाँ पे ब्रोमीन भी ले सकते हो, जो आप लेना चाहें आप वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसके ऊपर आपने बेस डाला और बेस आपने डाल दिया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये वाला बेस अगर आपने यूज कर लिया है, या आप NaH यूज कर सकते हो, या आप K2CO3 भी आप यूज कर सकते हो, या pyridine भी यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई भी ऐसा बेस यूज किया होगा तो उन कंडीशन में फिर जनाब होगा क्या? इसके पास में 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? अगर ये CH बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका पक्का सिग्मा स्टार रहा होगा, एक तो कंडीशन ये होगी। और आपके पास में एक लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, तो ये अगर सिग्मा है तो पक्का इसका भी क्या रहा होगा? सिग्मा स्टार रहा होगा। तो जो कोई भी बाहर से आने वाला ग्रुप है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, जैसे ETO नेगेटिव, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और वो बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो देखो होता क्या, अगर आपके पास में ये NO2 टाइप की स्पीसीज अगर यहां पे नहीं होती तो फिर हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जीत जाते हैं और वहां पे जनरली SN2 रिएक्शंस हो जाती हैं जनाब। लेकिन इन कंडीशंस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अगर मैं इसका सिग्मा स्टार को और इसके सिग्मा स्टार को जब मैं कंपेयर करता हूं तो देखो मेरे पास में अगर ये NO2 नहीं होता तो फिर ये जो सिग्मा स्टार है ना आपके पास में, ये जो सिग्मा स्टार CH है, ये इतनी एनर्जी में, तो जो आपका OR बॉन्ड होगा वो पक्का ही आयनिक इंटरेक्शंस होने की वजह से, बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से इसका जो सिग्मा स्टार होगा ना वो लोअर एनर्जी का आ जाएगा। जैसे CX जो भी आपने लिविंग ग्रुप लिया हो वो कम एनर्जी का आ जाएगा। ये आपका तब होता जब आपके पास में एब्सेंस ऑफ किसकी होती? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता। लेकिन जैसे आप इसके ऊपर क्या लगा दोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे ना, तो फिर इस प्रोटॉन की, इस वाले हाइड्रोजन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्या रही होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ रही होगी, वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और जैसे ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेंगी ये बॉन्ड जो है वो वीक पड़ने लग जाएगा। अगर बॉन्ड वीक पड़ेगा तो सिग्मा बॉन्ड अगर वीक होगा तो फिर जो सिग्मा स्टार होगा ना वो भी लोअर एनर्जी का चला जाएगा। इसलिए जैसे ही आप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो जो आपका सिग्मा स्टार होता है ना वो सिग्मा स्टार किसमें? लोअर एनर्जी में खिसक जाता है। ये एनर्जी कब की है? जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। अगर ऐसी कंडीशनें आ गई तो अब देखो आपका बाहर से आने वाला कोई भी बेस, मैंने Y नेगेटिव बोल दिया, वो न्यूक्लियोफिलिक बेस भी हो सकता है और कंप्लीट एज ए बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो फिर वो हमेशा H को पकड़ेगा, जैसे KH, जैसे NaH, जैसे LDA, वो तो हमेशा ही प्रोटॉन को पकड़ेगा। लेकिन आपने कोई भी अगर ब्यूटॉक्साइड या जो आपकी इथॉक्साइड है, ऐसा कोई भी अगर आपने न्यूक्लियोफाइल लिया होगा तो सॉरी ऐसा कोई न्यूक्लियोफिलिक बेस लिया होगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसलिए यहां से इनकी एनर्जी हो जाती है कंपेरेबल, और जैसे ही एनर्जी कंपेरेबल होती है फिर ये दोनों पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन अपने डाल सकता है। और जब दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डाल सकता है ना तो फिर हमेशा H के पकड़ने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं। क्यों ज्यादा हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां पे अटैक करेगा ना तो जो नेगेटिव चार्ज बनता है वो नेगेटिव चार्ज NO2 के ऊपर स्टेबलाइज हो जाता है जी। जैसे ही स्टेबलाइज होगा तो इसलिए H के पकड़ने की रेट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ इस पोजीशन के ऊपर लगे हुए कोई भी ग्रुप के कंपैरिजन में। तो यहां पे दोनों की एनर्जी कैसी होती है? अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है जब आपका क्या लगा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा होगा। ठीक है, अब देखिए
आपका Bu नेगेटिव है, Et आएगा, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा। जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा तो अब कहानी जनाब ये होती है, वो कहानी फिर से सुनिएगा, मजे लीजिएगा, कि यहां पे आपके पास में N था जी, डबल बॉन्ड O था, और यहां पे नेगेटिव था, या इसको मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा सकता हूं। ये लीजिए CH2, और यहां पे ब्रोमीन या जो भी आपने लिविंग ग्रुप लिया है वो लिविंग ग्रुप ले लीजिए। बात ये होगी जनाब कि जैसे ये बेस आएगा तो बेस जब इसको पकड़ने लगेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ने लगेगा, तो फिर इस सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइमल्टेनियसली इसके साथ ज्वाइन होना स्टार्ट करेगी या फिर NO2 की तरफ खिसकेगी? मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे CH बॉन्ड टूट रहा होगा, बेस जब उसको लेने आ रहा होगा, तो फिर इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या डायरेक्टली इसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाएगी या फिर उसकी तरफ शिफ्ट होगी? तो आंसर सीधा सा है जी कि यहां पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होंगी ना, उसके पास में दो मौके हैं। दो मौके कौन से हैं कि अगर वो इस तरफ जाता है तो फिर वो पाई स्टार से टकराएगा, और अगर वो इस तरफ जाता है तो वो सिग्मा स्टार में जाएगा। आप ही बताओ किसकी एनर्जीज कम होंगी? पक्का ही पाई स्टार की एनर्जीज कम होंगी, और अगर पाई स्टार की एनर्जी कम होंगी तो ये जो शेयर्ड पेयर था CH बॉन्ड का, वो जर्नली इसकी तरफ शिफ्ट होना चाहता है, ना कि उसकी तरफ। इसलिए रिजल्टेंट जो आपको दिखाई देता है ना, वो एक कार्बन आयन आपको जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। वो कंसर्टेड मैनर में नहीं जाता है, क्योंकि कंसर्टेड मैनर में हम लोगों ने SN2 को पढ़ा है जी। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग जाती तो फिर स्टीरियो केमिस्ट्री मैटर करने लग जाती कि आपका लिविंग ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में कैसा अलाइनमेंट रखता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रही तो फिर काहे की स्टीरियो? फिर तो कोई स्टीरियो का मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि कार्बन आयन बनेगा और बनने के बाद डालेगा और इसको बाहर निकाल देगा। इसलिए ये नेगेटिव पहले कार्बन आयन बनता है, अब ये इसके साथ में क्या करता है? रेजोनेंस करेगा। जब रेजोनेंस करेगा तो कैसी रेजोनेंस होगी देखिए जरा, नेगेटिव, यहां से डबल बॉन्ड CH आया जी, CH2 था, X था, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन आ गया जी। अब ये स्पीसीज स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कार्बन आयन है, और कार्बन आयन एक इंटरमीडिएट होता है, इसलिए नेगेटिव वापस आएगा, आगे बढ़ेगा, X को बाहर कर देगा, और रिजल्टेंट आपके पास में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टाइप का कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। तो ये आपकी E1CB मैकेनिज्म होती है जी। कौन सी? E1CB मैकेनिज्म होती है, और ये इसका प्रोडक्ट होता है। नो रोल ऑफ स्टीरियो, नो रोल ऑफ स्टीरियो ऑफ लिविंग ग्रुप। स्टीरियो केमिस्ट्री का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कार्बन आयन जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ शिफ्ट होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कितने लोगों को ये बात समझ में आई। डोंट से की क्लास रुक गई। क्या कहानी समझ में आई? चमक गई? चमक गई है। चलिए, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके, आपके पास ही हो रहा है भाई। ठीक है, चलिए, आपको समझ में आ गया है ना अच्छे से? ठीक है। नो रोल ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का कोई रोल नहीं है, फर्जी है। एक बार रिपीट कर दिया है। NO2 एक और क्यों नहीं जा रहा? रिपीट बफर हो गया था तभी। बीटा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप होना चाहिए ना, होना चाहिए बीटा पोजीशन पे, तभी तो कह रहे हैं बीटा पे लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अल्डोल में बेसिक मीडियम में E1CB, एसिडिक मीडियम में E1 होता है ना सर? हाँ यही होता है, ये बता रखा है, मैंने पढ़ा रखा है। इसलिए अगर ये पहले ये पढ़ा देता तो वहां पे आपको दिक्कत ही नहीं आती कभी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बॉन्ड की CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो NO2 के साथ बिजी हो जाएगी। तो अगर बिजी हो जाएगी तो फिर इसके अलाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो कंसर्टेड नहीं है, वो कंसर्टेड नहीं है। अगर ये टूट रहा होता और ये भी साइमल्टेनियसली टूट रहा होता तब स्टीरियो मैटर करती और वो E2 कहलाती। E2 एलिमिनेशन में स्टीरियो का मतलब है, लेकिन E1CB में कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अगर इस बेस ने इस प्रोटॉन को पकड़ा होगा तो उस टाइम पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड में गई होगी। क्या यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम सेटअप होगा? क्या कोई इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेटअप नहीं होगा। इसका मतलब
ये जो आपका पहला स्टेप होता है ना, इससे बेस के द्वारा हाइड्रोजन को पकड़ना, वो आपका फास्ट स्टेप होता है। और जो आपका यहां से लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, क्योंकि ये जल्दी से बाहर नहीं निकलता है, और ये स्टेप आपका होता है स्लो। स्लो स्टेप होने की वजह से ये स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और देखो, इस प्रोडक्ट के बनने से पहले जो कार्बनाइन है, वो कार्बनाइन से इसमें जा रहा है, तो एक ही स्पीसीज में रीअरेंजमेंट हो रहा है, मतलब बाहर ग्रुप निकल रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो E1CB में जो 1 होता है वो फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन करता है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रखता है। क्या रखता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रखता है। बिल्कुल मेरे सामने चल रहा है, बिल्कुल देखो अच्छे से चल रहा है, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नेट चेक करें, ठीक है। चलूं आगे। ओके, शायद आप लोग समझ गए, कुछ क्वेश्चन करके बताओगे। एक बात और बता रहा हूं, वो आप देखिएगा, किसी के पास में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कुछ ही लोगों के पास दिक्कत आ रही है, एक दो के पास ही बफर हो रहा है, बफरिंग जो हो रही है वो एक दो के पास ही हो रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं, आगे क्वेश्चन देता हूं, तब आप क्वेश्चन करके बताएंगे, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसे सिस्टम भी आएंगे जब आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा तो फिर आपको एडिशनल सोचना पड़ेगा। वो एडिशनल क्या सोचना है, आइए जरा देखिए बोर्ड पे। अगर बिल्कुल ऐसी आ रही है, देखना। अगर मान लीजिए, अरे बताओ, एक कमेंट करो यार, बफर हो रहा है क्या? काहे की मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी का क्या लेना देना, यहाँ पे एक ही मोलिक्यूल है। वीडियो सही चल रहा है क्या? कोई बफरिंग हो रही है? नहीं हो रही, नो बफरिंग, नो बफरिंग। 50 लोगों ने कमेंट कर दिया नो बफरिंग, ठीक है, एक दो का ही आ रहा है, ठीक है, चलिए ओके, चलिए ओके ओके, सही चल रहा है। देखिए, अगर आप किसकी बात करते हैं, कभी कभी ऐसे सिस्टम आएंगे जब आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई नहीं देंगे, तो उन केसेस में आपके पास में एरोमेटिक सबस्ट्रेट्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। जैसे अगर आपके पास में ये वाला सिस्टम गिवन है और इसके बगल में CH2 CH2 और यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, कोई भी OR टाइप का ग्रुप लगा हुआ है। अगर इस केस में अगर आप क्या डालते हो, इसके ऊपर आपने TBU O नेगेटिव डाल दिया है, O नेगेटिव के पॉजिटिव डाल दिया है, अगर आपने ऐसा कोई भी डाल दिया है, तो फिर क्या करेगा, यहां पे जो प्रोटॉन होगा ना वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, इसलिए ये आके इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा। फिर से एरोमेटिसिटी ऐसे केसेस में ड्राइविंग फोर्स बनेगी, इस सिस्टम का एरोमेटाइज होना क्या होगा, ड्राइविंग फैक्टर बन जाएगा। तो यहां से आपके पास में डबल बॉन्ड थे, यहां पे आपका नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, CH2 और यहां पे आपका क्या पड़ा हुआ है, OR पड़ा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज फर्दर चलेगा और यहां से कैसे चलेगा, चला दिया क्या, देखो एक बार, जैसे ही आगे बढ़ेगा इसी के ऊपर होना चाहिए भाई, एक एक्स्ट्रा आ गया, एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। देखिए यहां से क्या करेगा, यहां से आपका चलेगा CH2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। जैसे नेगेटिव आगे बढ़ेगा यहां से OR बाहर निकल जाएगा और आपकी कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी, E1CB हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दे रखा है तो फिर आपको एडिशनल बातें जो चेक करनी पड़ेंगी, वो उसका एरोमेटिक नेचर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्या सिस्टम एरोमेटाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एरोमेटिक सिस्टम जनरेट होंगे तो E1CB दिखाएगा, अगर एरोमेटिक सिस्टम जनरेट नहीं होंगे तो फिर वो क्या नहीं दिखाएगा, कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। क्या बात समझ में? चलूं आगे, एक क्वेश्चन करके बता दो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, मैं लिखता हूं। तो ये लीजिए, आपके पास में क्वेश्चन है, और आप यहाँ पे TBO या ETO नेगेटिव ले सकते हो।
बता दोगे? फर्जी है, नेट में आया था देखो, 5 नंबर 4 नंबर में। बिल्कुल फुलवीन बन जाएगा। हाँ सही तो है। डन हो गया फुलवीन। देखते ही हो गया ना, बिल्कुल आसान सा आता है, देखो ऐसा ही आएगा। ठीक है, सिंपली क्या है, आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, इसके पास में एडजेसेंट में प्रोटॉन है नहीं, फिर से नाइट्रोजन के बगल में आप लेके नहीं आ सकते क्योंकि इसके पास में लोन पेयर है। ठीक है, वहां से जनरेट नहीं होगा, केवल माइनस आई लगेगा, फर्जी है। आपके पास में एक ही पॉसिबिलिटी है इस चीज की, अगर आपने क्या लिया है, अगर आपने यहां से बेस लिया है तो बेस एच नेगेटिव आएगा, एच नेगेटिव दिया था उसने, ये आगे बढ़ेगा, पहले कार्बन आयन बनाना, मैं तो एक साथ दिखा दे रहा हूं, और यहां से ये स्पीसीज बाहर निकल जाएगी। क्या हो रहा है आज? ये वाली अगर यहां से बाहर निकलेगी तो जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा, वो रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा? ये लीजिए, यहां से आपके पास में 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर से आपके पास में ये स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। दिस इज द प्रोडक्ट। बीच में कार्बन आयन बना लेना। कितने लोगों ने यही बनाया है? कितने लोगों ने यही बनाया है? हाँ भाई, जैम 14 फेब को आपका जैम का एग्जाम है, डेट आ गई है, 14 तारीख को आपका एग्जाम है। जैम वालों कर लेना तैयारी, अब तो डेट भी आ गई है, अब आपको डेट पे जाना है, कर लेना। ठीक है, सब लोगों का सही था? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी आप बताएंगे। ठीक है, CF3 CHH CHCl CH3, इसके ऊपर आपने डाल दिया है ETO नेगेटिव ETOH। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इस पोर्शन के ऊपर आपको डबल बॉन्ड O गिवन है, यहाँ पे आपको Cl गिवन है। ठीक है, इस वाली पोर्शन पे मेथिल हाइड्रोजन और क्या गिवन है? NO2 गिवन है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके ऊपर डाला गया है TBuO नेगेटिव K पॉजिटिव। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में, वो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, जल्दी जल्दी करिए एक बार। यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ पे आपका OTS लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने पहले स्टेप में डाला है NaN3 DMF, और सेकंड स्टेप में इसने डाल दिया है PPH3 और H2O। डेट बहुत, हाँ वैलेंटाइन डे 2 दिन लेट हो गया, कोई नहीं, कुछ लोग मिलना चाहते होंगे, उनके ख्वाब टूट जाएंगे उस दिन, कोई नहीं, बना लेना उसी दिन, वैलेंटाइन डे बना लेना भाई। ठीक है, हाँ डेट खतरनाक ही होगी। चलिए बताइए जल्दी से, डन है? सारे कर लिए? बहुत बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वैलेंटाइन डे याद आ रहा है इनको। चलें आगे, कर लिए, जल्दी करें एक बार। डन, ओके आकाश डन, 1 2 डन, 3 भी करो फिर। थर्ड में सब्स्टिट्यूशन, देन आई मीन चंचल जी, चंचल ही हैं आप, बहुत बढ़िया, सही जवाब। ओके ऑल डन। चलिए सब लोगों ने ट्राई कर लिए हैं भाई, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ जल्दी से, देखिएगा आप, पहला वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड करते रहें तब तक देखते रहें। ठीक है, देखिए ये जो O नेगेटिव है वो पक्का ये H को पकड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके बगल में CF3 लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, पहले कार्बनाइन टाइप की स्पीसीज बनाना और उसके बाद में Cl को बाहर निकाल देना। ठीक है, तो ये भी आपका E1CB हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CH3
E1CB खत्म, ठीक है। दूसरा वाला जो है आपके पास में, अब देखो यहां वो थोड़ी सी चालाकी खेल गए। अगर यहां पे उसने Cl दे रखा था ना, तो देखो मैं आपको दोनों बातें समझाता हूं। यहां पे एक तो उसने क्या दे रखा है, TBuO नेगेटिव K पॉजिटिव दे रखा है, ये बेहद स्ट्रॉन्ग बेस है और ये जनरली नॉन न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ही नहीं करते हैं। तो क्या तो ये ऐसा गिवन होगा या फिर KH टाइप का गिवन होगा। यहां ऐसे सबस्ट्रेट के ऊपर कभी भी ETO नेगेटिव टाइप के बेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा SN2 फेवर करवा सकते हैं। इसलिए यहां पे क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो पक्का ही प्रोटॉन को निकालेगा। सबसे पहले यहां पे नेगेटिव बनाएगा और नेगेटिव बनाने के बाद में आपके पास में स्पीसीज आ जाएंगी कुछ इस टाइप की। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ मेथिल NO2, ठीक है। दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे रखे हैं, फिर से Cl नेगेटिव वापस आएगा, Cl बार, और फिर से आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगी, एल्कीन यहां से जनरेट हो जाएगी। NO2 इसकी स्टीरियो कोई भी हो सकती है, डिपेंड करेगी वो, ठीक है। यहाँ पे आप देख के नहीं बता सकते हो स्टीरियो के बारे में, ये ऑक्सीजन था, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होगा। दूसरा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने यहाँ पे जो सेकंड पीरियड का लिया हुआ ना, सेकंड पीरियड का छोड़ के अगर आप थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड का कोई भी रिएजेंट लेते ना, फिर वो SN2 के लिए ही जाता। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना। ये तो हो गए आपके किसके केस, ये तो E1CB के केस हो गए, E1CB के केस हो गए। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर क्या डाला होता, जैसे ऐसी नेगेटिव पीएच डाल दिया होता इस टाइप का, या फिर आपने क्या डाल दिया होता, SPH नेगेटिव टाइप का डाल दिया होता, तो ये फिर बेस नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये परफेक्टली न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेंगे, इसलिए ये आएगा और Cl को बाहर निकाल देगा। फिर आगे अभी मैं करवाऊंगा, इसके बाद में आपकी सीन एलिमिनेशन होते हैं, वो मैं अगला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पे ये SN2 दिखा देंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, E1CB के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का होना इन केसेस में जरूरी है, ठीक है। ऐसा बेस जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो, आप pyridine यूज कर सकते हो, आप K2CO3 भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल फर्जी, ये भी यूज कर सकते हो, नॉन न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। अब देखो थर्ड वाले में कितने लोगों ने सही बनाया, कितने लोगों ने सही बनाया, आधे घंटे का जा चुका है भाई, अब बाद में देखना आप, ठीक है। ये वाला Na पॉजिटिव और N3 नेगेटिव है, बताओ ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और बगल में लगा हुआ OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। दिस इज अ केस ऑफ SN2। अल्फा के ऊपर आ जाए तो SN2 होगा नहीं होगा, ये अल्फा के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा हो तो SN2 रिएक्शन दिखाएगा, SN2 दिखाएगा, तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, N3 आ जाएगा। इसके बाद में आपके पास में क्या डाला हुआ है, PPH3 के साथ में H2O, और आप जानते हो PPH3 अजाइड ग्रुप जब भी दिखाई देता तो उसको H2 में कन्वर्ट कर देता है, ये मैंने आपको मैकेनिज्म के थ्रू सिखाया भी था। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, NH2, जब आप इसको यूज करोगे। क्या बात समझ में? कितने लोगों ने यही प्रोडक्ट बनाए थे? कौन सी, इस वाली पोर्शन के ऊपर हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करवा देगा। ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी होना चाहिए वहां पे, ठीक है, क्या होना चाहिए, सेकेंडरी। लेकिन थोड़ा बहुत वहां पे डोमिनेट कर सकता, आप मीडियम सॉल्वेंट भी तो लेके चलोगे तो सॉल्वेंट भी तो डिफाइन करेगा। हाँ, थोड़ी सी SN1 की कंडीशनें बन सकती है वहां पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा वो, फिर वहां पे एलिमिनेशन नहीं हो सकता है, फिर एलिमिनेट नहीं हो सकता कुछ भी, सब्स्टिट्यूशन ही दिखाएगा फिर वो, मैं ये कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड वन में फिर से यार, ये आप सबस्ट्रेट को ध्यान रखें थोड़ा सा, अल्फा के ऊपर लिविंग होगा देन वो SN2 ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा, SN2, ठीक है। आइए अगली कंडीशनों के ऊपर बढ़ते हैं। ये आपका खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए एक दो कंडीशनें और आपको मैं बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वो बातें कौन सी ध्यान रखनी है, देखिएगा बोर्ड पे। अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसा कोई सबस्ट्रेट आ जाए, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एरोमेटिसिटी को ड्राइविंग फोर्स बोला था, ठीक है। ये डबल बॉन्ड और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इस वाली पोर्शन के ऊपर एग्जैक्ट सबस्ट्रेट ले लेता हूं मैं, CH2 के ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया है, PH लगा दिया है, ठीक है। ऐसा सबस्ट्रेट आप लेके चले,
ऐसा सबस्ट्रेट आप लेके चले, इसके ऊपर आपने क्या डाला, पहले केस में इसके ऊपर आप लोगों ने डीडीक्यू डाल दिया। एक तो आप अकेला डीडीक्यू यूज कर सकते हो, दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो, क्या तो आप अकेला डीडीक्यू यूज कर सकते हो, ये आपको सर ने पढ़ाया होगा रिएजेंट के अंदर, या आप दूसरा सबस्ट्रेट कौन सा यूज कर सकते हो, जैसे इसके ऊपर सॉरी रिएजेंट आप कौन सा यूज कर सकते हो, पहले केस में आप यहाँ पे यूज कर लेना जो भी यहां से प्रोटॉन को बाहर निकाले, या यहाँ पे हम लोग लिविंग ग्रुप ले लेगा। हाँ, कंडीशनें अलग हो जाएंगी। इस केस में तो आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, डीडीक्यू लेके चलना पड़ेगा। मैं एक कंडीशन और बनाता हूं, जैसे इसमें तो आपको डीडीक्यू लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बनाता हूं मैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कभी कभी पेपर में ऐसे गिवन होगा, इस वाली पोर्शन के ऊपर आपको क्या गिवन होगा, कोई भी हेलोजन गिवन होगा, जैसे फ्लोरीन या क्लोरीन में से, ठीक है। उसके ऊपर क्या डालेगा, आपको ऐसा सबस्ट्रेट लेगा जो फ्लोरीन को क्या करे, यहां से निकाले, एब्स्ट्रैक्ट करे। तो ऐसा सबस्ट्रेट आपके पास में क्या होता है, जनरली SbF5 होता है, लुईस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में इसको लिया जाता है, ठीक है। आप ये यूज कर सकते हो, या SbF3 SO2 के साथ में BF3 भी आप यूज कर सकते हो। तो उन कंडीशन में होगा क्या कि जो आपका DDQ होता है, ये हम लोगों ने हेट्रो में भी बात की थी और सुमित सर ने पढ़ाया होगा, डाई साइनो डाई क्लोरो, आपके पास में क्यूनोन होता है कुछ इस टाइप का, ऐसा होता है। ये क्या होता है, पहले हाइड्राइड को एक्सेप्ट करता है, और हाइड्राइड एक्सेप्ट करने के बाद में फिर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। किसको करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ठीक है, तो यहां से क्या होगा, डीडीक्यू क्या करेगा, यहां से इस वाली पोर्शन से सबसे पहले हाइड्राइड को एक्सेप्ट कर लेगा। जब कभी भी ऐसा सबस्ट्रेट आ जाए तो उन कंडीशन में फिर E1CB नहीं होंगी। आपको पहचानना पड़ेगा कि सबस्ट्रेट कैसा दे रखा है। जैसे अगर आपके पास में पहले से ऐसा सबस्ट्रेट हो जिसके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहे हो या फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन रहे, तो जो एरोमेटिक सिस्टम की तरफ जाएगा ना, वो तो E1CB दिखाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई सबस्ट्रेट दिखाई दे जाए तो उनके केस में फिर E1 होगी। उनके केस में फिर कौन सी रिएक्शन होगी, ये मैं स्पेशल केस बता रहा हूं, उससे मिला जुला है। E1 रिएक्शन यहां पे आपको दिखाई देंगी, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन बाहर जाएगा, यहां पे आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और कार्बोकेटाइन बनने के बाद में यहां पे आपका क्या था, हाइड्रोजन था। फिर से डीडीक्यू की प्रेजेंस में आप यहां से H निकाल सकते हो, या अगर आपको और भी अच्छे से फैसिलिटेट करना है इसको, तो इसके ऊपर आप कोई बेस भी डाल सकते हो। जैसे आप BuLi भी डाल सकते हो। BuLi क्या करेगा, आगे प्रोटॉन को पकड़ेगा और यहां से आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन बाहर होगा तो ये आपका केस बन जाएगा किसका, E1 एलिमिनेशन का। किसका, बीच में कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है ना, तो ये किसका केस बन जाएगा, आपका E1 एलिमिनेशन का केस बन जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन ना होके कोई हेलोजन ग्रुप दे रखा हो, तो फिर आप क्या करोगे, SbF5 का अगर Cl होता तो फिर SbCl5 का हम लोग यूज कर लेंगे, और यूज करने के बाद में फ्लोरीन को यहां से एलिमिनेट करवा लेंगे। इसलिए सिस्टम देखना, जैसे एरोमेटिक बन रहा हो वैसा रिएजेंट आपको दिया जाएगा, ताकि रिएक्शन आपसे पूछ ली जाएगी E1 होगी या फिर E1CB होगी। पहले का ये बन जाएगा। इतना बनने के बाद में उसको पक्का ही बेस यूज करना पड़ेगा, KH यूज कर सकता है, या फिर वो क्या यूज कर सकता है, यहाँ पे फिर से BuLi यूज कर सकता है। आएगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा, बाहर निकालेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट तो यही बन जाएगा। ठीक है, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। कितने लोगों ये बात समझ में कि E1 में और E1CB में क्या डिफरेंस होगा। E1 में और E1CB में एरोमेटिक सिस्टम के बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर एरोमेटिक सिस्टम, जैसे जैसे एरोमेटिक सिस्टम जनरेट हो रहेंगे वैसे वैसे रिएक्शन होंगी। कार्बोकेटाइन से जनरेट हो रहा होगा तो E1 से जाएगा। अगर एरोमेटिक सबस्ट्रेट नेगेटिव से कार्बोनाइन से जनरेट होगा देन वो E1CB होगा। ठीक है, फिर वो E1CB हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, तो E1 कार्बोकेटाइन है तो ही तो E1 होगा, मैजिक एसिड, बिल्कुल। ओला ओला रिएजेंट भी बोलते हैं इसको। अगर नेगेटिव से तो E1CB, बिल्कुल वही तो मैंने बताया अभी। ठीक है, चलो आगे। ये पार्ट आपका खत्म हुआ, आपको मुबारक हो। अब मैं अगली कुछ कहानियों के ऊपर बढ़ रहा हूँ, देखते हैं, जानते हैं नेक्स्ट कहानियों को। ठीक है, देखिए
अच्छा एक क्वेश्चन और बताओगे क्या? एक और बता दो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन और बता दो, ठीक है? करवा ही देता हूँ अगर लगे हुए हैं तो। आज खत्म ही करके जाएंगे ना, तो फिर इसको ही बता दो एक बार, ताकि आपको अच्छे से ही कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर से भाई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। क्लियर? दिमाग में डाउट क्लियर है या दिमाग से क्लियर है? सब लोग क्लियर ही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। नेट वालों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत सारा, अभी बचा हुआ है अपना, ठीक है? मैं आपको सीन एलिमिनेशन पूरी डिटेल में सिखाऊंगा भाई। उसके बाद ग्रोव फ्रेगमेंटेशन, और उसके बाद में अपनी कुछ नेम रिएक्शन है इसके बेस्ड, जूलिया पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शंस वगैरह। रिफ्लेक्स हीट कर दिया, रिफ्लेक्स मतलब हीट कर दिया डाल के, एलडीए डाल के, कुछ नहीं और मतलब। जैसा नाइट्रेशन करवाते टाइम हीट देते हैं ना, तो ये हीट की प्रेजेंस में होती होगी रिएक्शन, इसलिए रिफ्लेक्स इसके साथ लिखा गया है। एक बार और क्या बताना, एक बार और। अगर ऐसा सबस्टेट गिवन हो जिसके पास में जैसे 4 पाई वाला सिस्टम होता ना, तो फिर उसके साथ में यहाँ पे लिविंग ग्रुप देगा, ताकि आप पहले बेस की प्रेजेंस में कार्बन आयन बनाएं और लिविंग ग्रुप लगा हुआ है बाहर निकाल दें। उन केसेस में E1CB होगी। लेकिन अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम गिवन होगा, तो उन केसेस में फिर यहाँ पे DDQ टाइप का या इसी पोजीशन के ऊपर लिविंग ग्रुप दे रखा होगा, जैसे फ्लोरीन टाइप का या Cl टाइप का, ताकि आपके पास में क्या हो, SbCl जैसे लोग आके उसको पकड़ पाएं और कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर पाएं। मेन फंक्शन जो यहाँ पे ऐसा रिएजेंट मिलेगा जो इस सिस्टम को एक एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट करे कार्बोकेटाइन में। और आपको पता है जहां पे भी कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं, फिर वो मैकेनिज्म E1CB नहीं, E1 मैकेनिज्म बन जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एंग्री वेंग्री कुछ नहीं होते। अरे आप भी समझो उन बातों को। एक डाउट 50 बार नहीं बताई जा सकती किसी भी कीमत पे। ऐसे सोचो ना, जो डाउट पोर्टल है ना, उस पे कमाल ही है कुछ लोग। मैं मतलब कमाल ही, उनको छोड़ देनी चाहिए केमिस्ट्री, कोई उनको केमिस्ट्री पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। जो आपकी एक ऑर्गेनिक की बुक आती है जो MS चौहान, ठीक है, उसकी पेज 2 पेज उसने स्कैन की और दोनों पेज के 10-10 क्वेश्चन ऐसे टिक मार के बता दो। क्या मतलब है यार उसका? क्यों पढ़ रहा है वो केमिस्ट्री? जब उसको लगातार लाइन से 20 क्वेश्चन में डाउट आ गई, फिर उसको पढ़ क्यों रहा है वो केमिस्ट्री? कोई नया धंधा करे ना। तो ऐसे डाउट नहीं बताए जा सकते किसी को भी। अब सेम डाउट जो है वो 15-20 लोग 50 लोग एक ही डाउट पूछते हैं, तो फिर एक इंसान कब तक उसका रिप्लाई करेगा बार बार वही चीज। इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि डाउट सेशन में आइए, आप डाउट कीजिए, आप लगाइए क्वेश्चन और डाउट सेशन में मिलिए, ताकि हम लोग भी थोड़ा सा आपको अच्छे से बता पाएं, क्योंकि फिर वहाँ पे वही हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है, इतना टाइप करना बहुत मुश्किल होता है। आप समझो, टीचर बनोगे तब पता चलेगा, ठीक है? वो दिक्कतें होती हैं, अभी आपको पता नहीं है चीज़ें। अभी हमने रुपए दे रखे तो हम सब कुछ चाहते हैं, अब आज अपने दिल में यही आएगा, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। देखिएगा यहाँ पे आगे हाइड्रोजन है, इसको तो पता ही है, एल डी इज अ बेस। बेस क्या करेगा? प्रोटॉन खींचेगा, प्रोटॉन खिंचा देंगे यहाँ से। एक देखो ये निकल सकता था, एक ये निकल सकता था, इस तरफ स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस से, इसलिए ये बाहर निकलेगा, E1CB में होगी। आपके पास में पहले क्या बन जाएगा? कुछ इस टाइप का सबस्टेट, फिर से अगले रिएजेंट के लिए जनरेट होगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है? स्टीरियो से तो कोई लेना देना है ही नहीं, C डबल बॉन्ड O
नेगेटिव, क्योंकि लिविंग ग्रुप है और इसको बाहर निकालना है तो ये अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगा कि इसको बाहर निकाल दे। ठीक है, नेगेटिव आएगा बाहर निकाल दें और यहाँ पे आप क्या करवा दें, एल्कीन जनरेट करवा दें। जैसे ही आप एल्कीन जनरेट करवाओगे तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का। अब देखो यहां से आगे ये जो है आपका फिर से इसका फर्दर रिडक्शन है और फर्दर रिडक्शन होगा तो फिर इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन ला देगा। जब यहाँ पे हाइड्रोजन लेके आएगा तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उस प्रोडक्ट की स्टीरियो कैसी होगी वो डिपेंड करती है। देखिएगा नेट में ही है, जैम में तो है भी नहीं। इस वाली पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इस पोर्शन के ऊपर जो हाइड्रोजन आएगा वो वेज पे होगा या डैश पे होगा, उसकी स्टीरियो मैटर करेगी। ऐसा देखेंगे हम लोग कि अगर 2 5 मेंबर नेट वाले देख लेना भाई, ठीक है, अगर आपके पास में 2 5 मेंबर रिंग लगी हुई है तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा। ये 5 मेंबर रिंग ये थोड़ा नीचे की तरफ जा रखी है और दूसरी वाली अगर इस पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर की तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो फिर से यहां से निकलने वाला वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, इस पोर्शन पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट है ना, ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ये सिस्टम ऐसा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रखा है। अब आपका जो H2 निकल प्लेडियम जो आएगा, जो डबल बॉन्ड का रिडक्शन करने आएगा, तो वो 2 डायरेक्शन से आ सकता है, वो ऊपर से चिपक सकता है या नीचे से चिपक सकता है। अब नीचे क्या बनी हुई है, कैविटी। अगर कैविटी बनी हुई है तो नीचे की तरफ से क्या देगा, हिंड्रेंस देगा, और अगर हिंड्रेंस देगा तो ऊपर से आने वाले अटैक को मोर फेवरेबल बना देगा। इसलिए इस पोर्शन के ऊपर 2 आइसोमर बनेंगे, कोई डाउट नहीं है। एक ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, लेकिन इस हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जब वेज रही होगी ना, वो कैसा बनेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि ये जो H रहा होगा ना जिस स्टीरियो में ऊपर की तरफ, वो फेस खुला होगा तो उसी की डायरेक्शन से आने वाला ग्रुप आएगा। इसलिए यहाँ पे आने वाला हाइड्रोजन वेज के ऊपर आएगा, वेज वाला मेजर बनेगा, वरना प्रोडक्ट आपके 2 बनेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, कितने लोगों ने सही किया, ये आपका लास्ट प्रोडक्ट होगा। दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है, किसी कोई डाउट है? ये H ऐसे निकल का सरफेस आएगा इसके ऊपर। चलें आगे। ठीक है भाई, नेट वाले आप लोग चले जाओ, कल हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं इनको EI समझा रहा हूँ और EI इनके सिलेबस में है नहीं। हाँ, जैम वाले छोड़ दे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ सीधे छोड़ दें। ठीक है, हाँ इनके सिलेबस में वो वाला टॉपिक इतना डिटेल में नहीं है जितना डिटेल में अपने, तो हम लोग कल डिटेल में उसको पूरा जानेंगे। तो नेट वाले आज जा सकते हैं, आज उल्टा हो रहा है कि जैम वाले बैठ रहे हैं और नेट वाले जा रहे हैं। ठीक है, तो नेट वाले आप जा सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हमें कल भी पढ़नी है लेकिन डिटेल में पढ़नी है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करें, आप जा सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई। नेट वालों थैंक यू सो मच, आज नेट वालों की छुट्टी। EI ना आप लोगों की बहुत ही जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, EI, ठीक है, एलिमिनेशन, और I का मतलब होता है इंटरनल, तो इंटरनल एलिमिनेशन इसका सही नाम होगा। ठीक है, I का मतलब क्या होता है, इंटरनल। इसका मतलब, हाँ आज जज्बात बदल गए। 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ। हाँ ऐसा हुआ, आज हो गया, जिंदगी में पहली बार ऐसा बोल रहा है। नेट वालों क्लास क्विट। हाँ देखो मैंने कर दिया है, पहली बार मैंने ही किया है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए भाई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल डिटेल में पढ़ेंगे। देखिएगा भाई, अगर EI की बात करें तो EI में क्या होता है, जनरली आपके पास में सबस्ट्रेट गिवन होगा। वो सबस्ट्रेट कैसा होगा, जरा बोर्ड पे देखिए, ऐसा ग्रुप रहा होगा। जैसे इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका हाइड्रोजन चिपका हुआ है, तो इस पोर्शन के ऊपर आपका कोई भी ग्रुप रहा होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि आपका X ग्रुप है, इसके साथ में कोई दूसरा ग्रुप लगा होगा जिसको मैंने Y ग्रुप बोल दिया है, और यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा हुआ है। ऐसा सबस्ट्रेट आपको इनिशियली मिलता है। इस सबस्ट्रेट में आपका जो X ग्रुप है ना, वो X ग्रुप क्या तो ऑक्सीजन हो सकता है या फिर वो सल्फर हो सकता है। ऐसे ही जो Y ग्रुप है आपका, वो कैसा हो सकता है, आपका ऑक्सीजन हो सकता है या फिर सल्फर हो सकता है। तो ऐसी आपके पास में 4 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी जनाब। कितनी बन जाएंगी, 4 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। EI में
जो ये वाला जो आपका पार्ट है ना वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल, या फिर आप उसको बोल सकते हो बेस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। और यहां पे आपके पास में क्या दिखाई दे रहा है, प्रोटॉन दिखाई दे रहा है, तो ये इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये बेस इस इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ने वाला है। आपको जब कभी भी ऐसी रिएक्शनें आएंगी तो उन कंडीशन में इसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। स्ट्रांगली हीट जैसे ही आप करोगे तो देखो इस x के पास में क्या था, लोन पेयर था, और इस y के पास में भी क्या रहा होगा, लोन पेयर रहा होगा, क्योंकि ये सल्फर और ऑक्सीजन ही है। इसलिए यहां से ये क्या करेगा, इस वाले के साथ इस वाले को पकड़ना स्टार्ट करेगा। जैसे ही पकड़ना स्टार्ट करेगा तो आपके पास में एक ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, जनरेट होगी। देखिए इसने इसके ऊपर अटैक किया, यहां से इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। या आप ऐसे भी दिखा सकते हो, दूसरे टाइप से अगर आप दिखाना चाहो इसको कि इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ट्रांसफर होगी और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y के ऊपर ट्रांसफर हो रही होगी। तो जो आपके पास में रिजल्टेंट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो रिजल्टेंट ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखाई देगी, ये लीजिए, यहां से आपका H टूट रहा है, ये वाला ब्रेकिंग हो रही है, यहां से इस तरफ आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर से ये वाला बॉन्ड की फिर से ब्रेकिंग हो रही है, इस तरफ आपका सिंगल बॉन्ड था, फिर से फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे आपका R ग्रुप लगा हुआ था, यहां पे आपका Y था। जब ये वाला आगे बढ़ेगा, ये फॉर्मेशन है, यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये वाले की ब्रेकिंग हो रही होगी, फिर से Y हाइड्रोजन को पकड़ रहा होगा, इसका फॉर्मेशन हो रहा होगा। ऐसी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये जाता है, और जब जाएगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपकी एक तो एल्कीन बन जाएगी और साथ में जो भी बाई प्रोडक्ट बनेगा YH, यहाँ पे डबल बॉन्ड X और R टाइप का कंपाउंड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग EI एलिमिनेशन, मतलब इंटरनली जो आपका बेस है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके लिए हाई टेम्परेचर का होना बेहद जरूरी है। अगर हाई टेम्परेचर नहीं होंगे फिर ये रिएक्शनें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये तभी पकड़ेगा जब टेम्परेचर ज्यादा होंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर। इसलिए इन रिएक्शन को थर्मोलिसिस रिएक्शन भी बोला जाता है या पायरोलिसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस या थर्मोलिसिस रिएक्शन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, चलिए स्ट्रांगली हीट कर दें। ठीक है, आइए अगली कंडीशन पे बढ़ते हैं। जब कभी भी आप दुनिया में क्या करवाओगे, EI रिएक्शन करवाते हो, मैं अभी इसके एग्जांपल करवाऊंगा आपको। ठीक है, देखिएगा उसमें पहला पॉइंट होगा नो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, जो आपको ध्यान रखना है, नो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल या बेस, इस बात को आप ध्यान रखें, ये पहली कंडीशन होगी, बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि यहां पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो पक्का ही इंटरनल होगा। तो आपका वही मैंने बात बता दी, उसको मैं समराइज कर रहा हूं। ठीक है, जो आपका बेस होगा वो कैसे प्रेजेंट होगा, बेस होगा बेसिक पार्ट प्रेजेंट इंटरनली, वो कैसा होगा, इंटरनल प्रेजेंट होगा, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होगा। थर्ड बात क्या होगी, जब कभी भी आप प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे ना, बीटा पोर्शन से बीटा H को जब आप एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे, जैसे ये वाली पोर्शन इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा थी तो ये बीटा थी, तो ये बीटा प्रोटॉन होगा। जब कभी भी आप बीटा प्रोटॉन को बाहर निकालोगे तो वो बीटा प्रोटॉन कैसा होना चाहिए, मोर एसिडिक होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, मोर एसिडिक होना चाहिए, या फिर आप उसको दूसरे टाइप से ऐसे लिख सकते हो, लेस क्राउडेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लेस क्राउडेड होना चाहिए, तभी वो इजिली निकलेगा। अगर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, अगर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी तो फिर उस प्रोटॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये पोलैरिटी नहीं रखेगा तो फिर ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो प्रोटॉन का स्लाइटली एसिडिक होना जरूरी है, मतलब उस डायरेक्शन से अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आ जाए तो फिर उस डायरेक्शन से निकलेगा जो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर एसिडिक प्रोटॉन रहा हो। कैसा रहा हो, मोर एसिडिक प्रोटॉन रहा हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कौन सा, जो आपका CH बॉन्ड है वो CH बॉन्ड कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेट होंगी। इन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोलिसिस रिएक्शन, थर्मोलाइसिस रिएक्शन, या फिर इनको हम लोग पायरोलाइसिस रिएक्शन का भी नाम देते हैं। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में हो रही है। इसके अलावा लास्ट स्टेप में आप ये ध्यान रख सकते हो
ये रिएक्शन के अंदर जितना कम डायाहेड्रल एंगल होगा उतनी ये अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे डायाहेड्रल एंगल अभी सिखाऊंगा, आगे सारी बातें बताऊंगा। डायाहेड्रल जो आपका एंगल है वो जितना कम होगा उतनी अच्छी ईआई रिएक्शन होती है, या सिन एलिमिनेशन होते हैं। क्या होते हैं? सिन एलिमिनेशन होते हैं। अगर थीटा अगर आपका 0 होगा तो उसमें अच्छी रिएक्शन होगी इन कंपैरिजन ऑफ 60 के, और 60 के कंपैरिजन में अच्छी होंगी 180 के। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आइए एक एक पॉइंट को मैं समराइज करता हूं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। बोर्ड पे देखते रहिएगा। पहले टाइप का मैंने सबस्ट्रेट लिया, वो मैंने सबस्ट्रेट कैसा लिया, जैसे अगर आपके पास में कोई भी सबस्ट्रेट है, जैसे CH2 है, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसके बगल में क्या था? CH लगा हुआ था। इसके पास में C डबल बॉन्ड O, सॉरी, यहां पे आपका ऑक्सीजन, और इसके बगल में C डबल बॉन्ड O था। ऐसा यहां पे मेथिल लगा हुआ था। इसके ऊपर कार्बन है, कार्बन के ऊपर मेथिल है और हाइड्रोजन है। आप चेक करें, अगर आपके पास में इनिशियली ऐसा कोई भी सबस्ट्रेट अगर आपको गिवन है तो आप इसको पकड़ के स्ट्रॉन्गली हीट कर देना 110 के आसपास, या 450 तक आप जा सकते हो। खूब जितना आप इसको हीट कर सकते हो उतना हीट कर देना, ठीक है, ताकि एलिमिनेशन हो जाए। इसलिए टेम्परेचर वेरी करता है सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट, ठीक है। यहां से क्या होगा आपका कि इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे चलेंगी। अब देखो, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है और ये वाला हाइड्रोजन भी निकल सकता है। आप बताओ कौन सा वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा? या तो दो मेथिल हैं जो इसको क्या करेंगे? स्टेबलाइज कर देंगे। अगर स्टेबलाइज मतलब इसको स्टेबलाइज मतलब इसकी एसिडिटी को कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज कम होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम खींच पाएगा। इसलिए ये प्रोटॉन जो होगा वो लेस एसिडिक होगा, ये लेस एसिडिक होगा, और ये वाला कैसा होगा आपका? मोर एसिडिक हो जाएगा। इसलिए इसी डायरेक्शन से वो प्रोटॉन को पकड़ेगा और रिजल्टेंट एलिमिनेशन आपको दिखाई देंगे। और जो आपका बनने वाला मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे वो कौन सा दिखाई देगा? CH2, CH, कार्बन, Me और यहाँ हाइड्रोजन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत है? फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक, बिल्कुल सही बात है भैया। ठीक है, एक करके बताओगे? एक करके बता दो, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। होफमान नहीं है, सीन एलिमिनेशन है ये। होफमान मत लगाना यहाँ पे। कुछ भी चिपका देते हो जो मन में आता है, इसमें निकलता ही वही है। चलो कोई नहीं, लिख दिया मैंने अब तो, ठीक है। मेजर, हाँ मेजर, ठीक है। जल्दी बताइए। इस रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम होता है, जब दोनों सल्फर होते हैं तो फिर इसको बोला जाता है चुगेव एलिमिनेशन। जब दोनों सल्फर होते हैं तब इसका नाम होता है चुगेव एलिमिनेशन। जनरली इसको चुगेव एलिमिनेशन बोलते हैं। बताइए जल्दी से, कहां से मेजर बनाओगे? कौन से प्रोटॉन से मेजर बनाओगे? उड़ीसा वाले कमाल कर रहे हैं भाई CAPL में। उड़ीसा वाले कमाल कर रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं। CAPL जीतना चाहते हैं वो लोग। हाँ, जनथेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल। आपके कोर्स में ये नाम है ही नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। अगर आपको सबस्ट्रेट दिखाई दे तो कर देना, ठीक है। ये सीन एलिमिनेशन के केसेस हैं, ठीक है। CHO के पास वाला ये ज्यादा एसिडिक है कि नहीं है, इसलिए ये आगे बढ़ा, इसने इसको पकड़ा,
पकड़ा दो और एलिमिनेशन करवा दो। ठीक है, तो ये CHO, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH मेथिल, दैट्स इट मेजर। ठीक है, हाँ करवा देंगे अभी। ठीक है, क्या बात समझ में आई? अगला देख लीजिए, लास्ट कहानी मैं आपको बता देता हूँ कॉप एलिमिनेशन की। ठीक है, कॉप एलिमिनेशन, ये सीन एलिमिनेशन के केस चल रहे हैं। EI का दूसरा नाम आप सीन एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, सेम साइड से एलिमिनेशन। ठीक है, तो सीन एलिमिनेशन टाइप ही है। देखिए, अगर आपके पास में क्या है, कॉप एलिमिनेशन की बात करते हो तो कॉप एलिमिनेशन में आपके पास में क्या होगा, जैसे अभी अपने पास में जो सबस्टेंट लगे हुए थे, ये जो आपके पास में लगे हुए थे ना, ऐसा ना हो कि आपके पास में कोई दूसरा सबस्टेंट लगाओ, जैसे जैसे नाइट्रोजन की ऑक्साइड रही हो या सिलोक्साइड रहा हो, सल्फर का या सिलीनियम की ऑक्साइड रही हो, उन केसेस में कैसे होती है देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास में CH2 था, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर से CH2 दे रखा है और इसके ऊपर क्या दे रखा है आपको, NMe2 दे रखा है। ठीक है, ऐसा कोई भी सबस्ट्रेट दे रखा है, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करवा लेगा, यहाँ पे आपके पास में क्या दे रखा होगा, NMe2 दे रखा होगा, या यहाँ पे SR दे रखा होगा, या फिर यहाँ पे SER दे रखा होगा। ऐसा कोई भी ग्रुप आपको मिलेगा। अगर ऐसा कोई भी ग्रुप मिलेगा तो फिर आपको इसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, MCPB1 डाल सकते हो आप, या इसके ऊपर आप क्या डाल सकते हो, CF3COOH, ट्रिपल OH। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर आप क्या डाल सकते हो, TBuOOH डाल सकते हो, या फिर आप क्या डाल सकते हो, NaIO4 हाइपर वैलेंट आयोडाइड डाल सकते हो, या फिर आप क्या डाल सकते हो, HiO4 डाल सकते हो। ये अगर आपने ऐसे रिएजेंट्स अगर इसके ऊपर यूज किए होंगे तो जर्नली इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे CH2H और ये CH2 और यहाँ पे क्या था, NMe2 था, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, O नेगेटिव पॉजिटिव। सर ने रिएजेंट वगैरह में पढ़ाया होगा, और मैंने हेट्रोसाइक्लिक में भी इनका कुछ यूज किया था एन ऑक्साइड बनाने के लिए। ये जो आपकी एन ऑक्साइड बनी है ना, ये एन ऑक्साइड को अगर आप हीट कर देते हो तो फिर ये ऑक्सीजन जो होता है वो बगल वाले प्रोटॉन को पकड़ लेता है। जो जो कहानियां हम लोगों ने लिखी हैं वैसी वैसी कहानियां, जो भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट लिखे थे ना, हीट की प्रेजेंस में थर्मोलिसिस हो जाती है, वही कहानियां ये है। सीन एलिमिनेशन, यहां से इसको पकड़ेगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, आपकी एल्कीन बन जाएंगी, और साथ में क्या जनरेट हो जाएगा, NMe2, और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉप एलिमिनेशन होता है, और इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर है ये चीजें आगे की। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी से एक बार आप बता दीजिए। ठीक है, एन ऑक्साइड आप बना लेंगे। ठीक है, जल्दी से आप बता दीजिए। किसी को भी डाउट है, कोई भी डाउट है अब तक? एक दो क्वेश्चन करवाऊं क्या? एक दो क्वेश्चन करवा दूं क्या? एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जल्दी से आप बता दीजिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बता दीजिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। हाँ, सिलीनियम की ऑक्साइड होगी। ठीक है, आप बता दीजिए, चलिए मैं पूछ लेता हूं। ठीक है, देखिए, अगर आपके पास में कोई भी सबस्ट्रेट गिवन है, वो सबस्ट्रेट कैसा है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। जैसे R लगा हुआ है, इसके बगल में C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इस पोर्शन के ऊपर Br लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर वो क्या डालेगा, हाँ एक दो क्वेश्चन करवाता हूं। इसके ऊपर उसने डाल दिया जैसे सिलीनियम pH नेगेटिव डाल दिया। ठीक है, ऐसा कोई भी रिएजेंट डालेगा। इसके ऊपर, ये पहला केस है। सेकंड केस में उसने क्या डाल दिया, इसके ऊपर MCPBA डाल दिया है, और थर्ड केस में उसने इसका क्या कर दिया है, स्ट्रॉन्गली हीट कर दिया। तो प्रोडक्ट पूछ लेगा कि बता प्रोडक्ट क्या मिलेगी। ठीक है, हाँ पूरी रात क्वेश्चन करते हैं, देख मजाक नहीं करना। अरे मेरे को घर जाना है तुम्हारी तरह, घर पे पड़े हो आप तो। ठीक है, पूरी रात क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है इतने क्वेश्चन करने का। आपको करने आप करिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगे। सही है आप लोग, बढ़िया। जल्दी से आप करके बताएंगे। ठीक है, कहां से प्रोडक्ट बनेंगे। बिल्कुल मानसी, सही जवाब,
श्वेता जी भी सही जवाब देना चाह रही हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा चेक करें। NMe2 पॉजिटिव और नेगेटिव। जल्दी करें, बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट में SN2, देन व्हाट? सब्स्टिट्यूशन देन ऑक्सीडेशन देन एलिमिनेशन। क्या बात है चंचल, सही जवाब। बफरिंग नहीं हो रही। ये जो आंसर दिया है इसके ऊपर नो कमेंट, क्या ही बोलूं अब इसके ऊपर। तो फर्स्ट में SN2 देन ऑक्सीडेशन देन एलिमिनेशन सही जवाब। देखिए ये आएगा, आके बैक साइड से अटैक करेगा, SN2 की कंडीशनें हैं, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिलीनियम, ACPH आ जाएगा। फिर आपको क्या गिवन है, NCPBA की कहानियां गिवन है, सिलीनियम का ऑक्सीडेशन करवा देंगे, यहां से R डबल बॉन्ड O सिलीनियम ऑक्साइड O नेगेटिव पॉजिटिव पीएच जनरेट हो जाएगा। सॉरी पीएच कहां से आ गया, पीएच तो ऊपर ही था, ठीक है, यहां से, अच्छा गलती हो गई, ये ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या दिखाई दे रहा है, इस वाली पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन है, इस तरफ कुछ नहीं लगा हुआ, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, पकड़ेगा, हीट की प्रेजेंस में बाहर निकाल दें, और जैसे ही बाहर निकालेंगे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका वो कैसा दिखाई देगा, यहाँ से आपका RC डबल बॉन्ड O अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जनरेट हो जाएगा। माइकल का एक्सेप्टर जनरेट हो चुका है, आगे रिएक्शन करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। माइकल एक्सेप्टर ऐसे जनरेट होते हैं, ठीक है। इसमें देखें, अगर आप इस केस में बात करोगे तो इसको पक्का ही आपको चेयर में बना लेना है, हमेशा याद रखना, अगर कभी भी एलिमिनेशन टाइप का क्वेश्चन आता है तो उनको चेयर में बनाना ना भूलें। देखिए ये आपने बना दिया, अब इस वाली पोजीशन के ऊपर आपके पास में क्या लगा हुआ है, ऊपर की तरफ 1 2 3, ये वाली फोर्थ पोजीशन है, 1 2 3 ये वाली फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ के ऊपर की तरफ COOET है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन है। इसमें जब आप चेक करोगे तो नीचे की तरफ कौन जा रहा है आपका, N के साथ में क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे Me2O नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास में दो हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन आपके पास में ये वाला है, और जो आपका पास में सेकंड हाइड्रोजन है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इस हाइड्रोजन को भी निकाल सकता है और इस वाले हाइड्रोजन को भी निकाल सकता है। जब आप इसका क्या करते हैं, इस वाले सिंगल बॉन्ड के अलोंग अगर न्यूमेन ड्रॉ करोगे तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि इस हाइड्रोजन में और इस ग्रुप के अंदर जो डायाहाइड्रल एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। जैसे अगर आपने कभी भी ऐसे बनाए होंगे दो सेंटर के ऊपर कि अगर ये इक्वेटोरियल है तो फिर दूसरे का इक्वेटोरियल और पीछे वाले का एक्सियल, अगर आपका ऐसा अरेंजमेंट आता है तो ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा, तो ये भी आपका जो डायाहेड्रल एंगल आएगा वो भी 60 डिग्री का ही आएगा, दोनों ही इजिली फेवरेबल है। अब यहां पे देखो एडिशनल ये माइनस आई लगाएगा, अगर एडिशनल माइनस आई लगाएगा तो फिर ये इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, और अगर इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो फिर कुछ इस टाइप के एलिमिनेशंस होंगे, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा ना कि ये हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल सेम है, डायहेड्रल एंगल सेम है, तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है भाई। तो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैसा बनता हुआ दिखाई देगा। ये थोड़ा सा नेट की तरफ झुकाव रखता है ये क्वेश्चन, आपके केस में ऐसे इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मैं एक दो करवा दे रहा हूं, क्या पता आ जाए टीफर वगैरह में, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, बना दोगे। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बोलो जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से एक, फिर ये लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं और ये खत्म हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार, बोलो यार, सब लोग कमेंट करना भाई, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके बता दो।
जैम में तबाही मचा देना, फोड़ ही डालना बस। आज की बात तो दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाई हैं मैंने आप लोगों को, पहला बैच होगा ऐसा। Z1 Z2 और Y2 वगैरह तो याद ही रखेंगे, मैं बता रहा हूँ, वरना इतना तो करवाते नहीं है, बीच में ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ी हैं। नेट साथ में आ गया था ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने टीफर वगैरह के लिए एक्स्ट्रा पढ़ी हैं। जल्दी से इसमें करके बताइए कौन सा प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ पे एक प्रोटॉन यहाँ पे है, He से निकालोगे या Hb से या Hc से, कौन से एलिमिनेशन होगी। हाँ सारे क्वेश्चन करके आने, कंप्यूटर नहीं फोड़ना है, चलेगा नहीं फिर। अगर कंप्यूटर फोड़ना है तो फिर पैर लगा देना तारों को, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए, लेकिन टाइम उतना ही मिलेगा, लॉजिकली कोई बता के जा सकता है आपको बाद में। ठीक है, सिंपली इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको जस्ट हीट कर देना। ठीक है, ऐसा लिख के आएगा। सबसे पहले इसको चेयर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ये रही चेयर आपकी। ठीक है, चेयर, उसके ऊपर ऊपर की तरफ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे बना लो, जो आपकी थर्ड पोर्शन है उसके ऊपर NMe3 NMe2O नेगेटिव यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, ये पॉजिटिव आपका। इस पोर्शन के ऊपर नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, COOET फोर्थ पोर्शन के ऊपर। ऊपर की तरफ कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और इस तरफ क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपका Ha था, ऊपर वाला Hb था, और यहाँ पे आपका Hc है। ठीक है, ऐसा ऐसा अरेंजमेंट आपके पास में आ रहा है। अब बताओ, देखो सोचो कि ये वाला पोर्शन और ये वाली पोर्शन कैसी है, डायएक्सियल, मर जाएगा कभी नहीं कर सकता है। ये वाली पोर्शन और ये वाली भी कैसी है, डायएक्सियल। एक्सियल एक्सियल 180 होते हैं, 180 में काहे ये इसमें जा ही नहीं सकता, उसको अटैक ही नहीं कर सकता है, चाहे कितनी भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रही हो, वो बाहर नहीं निकलेगा। एक ही पॉसिबिलिटी है Hc के निकालने की, Hc ही बाहर निकलेगा, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा कौन सा, कुछ इस टाइप का। ये रहा आपका प्रोडक्ट। इसमें स्टीरियो मैटर करेंगे नहीं, यहाँ पे याद रखना। ये मैं चेयर में बना रहा हूँ, ऐसी होती नहीं है वैसे। ठीक है, हाफ चेयर होती हो। ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा इसका, वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे तो आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर डैश के ऊपर COOET होगा, इसे को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये वेज के ऊपर टर्सरी ब्यूटाइल। खत्म, मुबारक हो, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आप सब लोगों को समझ में आई सारी बातें। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कैसी लगी रिएक्शन मैकेनिज्म, एक कमेंट जरूर करके जाएं। हाँ, एंगल पे तो डिपेंड करेगा ना, एंगल डिपेंड करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करती, बगल में तो होना चाहिए तभी तो निकालेगा। ओके भाई, हाँ आज खत्म हो गई है सच्ची। चलिए एक नंबर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या खत्म करें, ओके भाई, मदहोश कर दिया, वाह। क्वेश्चन नंबर 7 स्लाइड पे LDA प्राइमरी वाले एस्टर को प्रोटॉन निकाल सकता है ना। ओके 5 स्टार। देखो एक कड़वी सच्चाई है, ये मैंने पहली बार पढ़ाया वैसे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आज तक रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया था अभी ज़िंदगी में। मैंने बहुत मेहनत करी इस टॉपिक के ऊपर, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत बुकें पढ़ी हैं मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले। पूरी एमओटी अप्रोच वगैरह मैंने बुकों से निकाली काफ़ी। इसमें मतलब ये टॉपिक ऐसा होता है कि इधर उधर बहुत बहुत इसके अंदर चांसेस होते हैं
कि कहाँ कुछ लगेगा, वो दिक्कतें होती हैं। हाँ, बुकलेट डिस्कशन करेंगे, ये पहली बार था, कोई नहीं, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, नो डाउट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आगे मिलते रहेंगे। नाइन्थ स्लाइड, अब भी नाइन्थ स्लाइड में दिक्कत आ गई क्या? क्या दिक्कत आ गई नाइन्थ? हाँ, क्या बताऊँ नाइन्थ में? चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो दुनिया को दिक्कतें करती हूँ, मेरे को दिक्कत हुई थी, इसलिए मैंने उनको सुलझाने की कोशिश की। तो पर्सनली मेरे को ऐसा पढ़ाया नहीं गया था कहीं से भी, अपने आप ही सब कुछ किया, सीखी चीज़ें। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सिलेबस नियर टू एंड, बिल्कुल अभी बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। अब जो है आपका टाइम टेबल मेरे हाथ में आ गया, तो आगे के जो भी डाउट डिस्कशन होंगे वो आपको पहले से पता चल जाएगा। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, और सारी टेस्ट सीरीज वगैरह पूरी डिटेल में हम लोग उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चंस को। तो आपको बस एक ही काम करना है, जिस दिन जो भी डाउट सेशन बोला जाए उस डाउट सेशन को आपको करके ही आना है, ठीक है। तभी हम लोग एक अच्छी तैयारी के ऊपर पहुंच पाएंगे, ठीक है। किसी ने नहीं पढ़ाया यार, मैं बता तो रहा हूँ, ऊपर ऊपर से चलता था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऊपर ऊपर से बहुत सारे टीचरों ने मिक्स करके ही पढ़ाया था उस टाइम पे भी। रात में डाउट मत भेजना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो वो तो बिल्कुल ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। चलिए, डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।